हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं नीलकमल का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और जब वह पेड़ के झुंड के पीछे पहुँचा, प्रणाम मुनिवर, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो जीवन में पहली बार आपके दर्शन कर रहा हूँ। विजयी भववस्त, हम तो यह भी जानते हैं कि तुम वार्तासुर को मारने जा रहे हो। आप तो सब कुछ जानते हैं मुनिवर। तुमने ठीक समझा है वस्त। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया क्योंकि वार्तासुर के महल में केवल रात में ही घुसा जा सकता है। सन्यासी योगानंद राजकुमार को वार्तासुर व उसके महल के बारे में बताने लगा। वार्तासुर के बड़े भाई मित्रासुर ने समुद्र में वह तिलिस्मी महल तैयार किया था और भगवान शंकर को अपने तप से प्रसन्न करके उसमें नील कमल स्थापित किया था। वार्तासुर उन दिनों अपने भाई से जादू तथा तिलिस्म सीख रहा था। स्मरण रहे वार्तासुर, कोई बाहरी आदमी अगर किसी तरह से नीलकमल के पास तालाब में भी पहुंच जाता है तो फिर हम किसी भी तरह से उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ओह, बाहरी आदमी को रोकने के लिए ही उसे भस्म कर देने की नकली आकाशवाणी का प्रबंध किया गया है। ओह, लेकिन वार्तासुर अपने भाई की सुंदर पतिव्रता पत्नी डिडम्बा पर मोहित हो चुका था। स्वामी, जलपान कर लीजिए, अपने बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया पिया। ओह लाओ डिडम्बा, वार्तासुर को तिलिस्म दिखाने के चक्कर में सब भूल गया। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता डिडम्बा। तिलिस्म की शिक्षा पूरी होते ही मैं तुम्हें अपना बना लूँगा। फिर एक दिन, लो भाई, आज तुम्हारा तिलिस्म का सबक पूरा हो गया। फिर तो मुझे आपको दक्षिणा भी देनी चाहिए। कहने के साथ ही वार्तासुर ने तलवार निकाली और मित्रासुर के कुछ समझने से पहले ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। खच्चाक आ! फिर जल्दी से कटा हुआ सिर तलवार की नोक पर टांग लिया। अब तुम जिंदा नहीं हो सकते क्योंकि यह सिर अब धड़ से नहीं बल्कि मिल सकता। हा 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 हा। तभी दौड़ती हुई डिडम्बा वहां पर पहुंची। नहीं स्वामी, अब तुम मेरी हो डिडम्बा। मैं आपके बिना नहीं जी सकूंगी स्वामी। रो मत, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा डिडम्बा। आस्तीन के सांप, मैं तुझे साप देती हूँ कि तेरी मौत का कारण सुंदर स्त्री बनेगी और तू रात्रि और स्त्री और पुरुष दोनों के हाथों से मरेगा। आज के बाद तू रात में बलहीन हो जाएगा, एक चींटी तक को नहीं मार सकेगा। हाँ, तेरी इन बातों से मैं दम नहीं है डिडम्बा। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। वार्तासुर डिडम्बा की ओर बढ़ा। वहीं रुक जा दुष्ट, नहीं तो मुझ पर पतिव्रता स्त्री की आह तुझे जलाकर भस्म कर डालेगी। हा हा, तेरे रूप ने तो मुझे पहले ही भस्म कर रखा है डिडम्बा। वार्तासुर को ना रुकते देखकर खच्चाक है। मेरे जीते जी तू मुझे छू भी नहीं सकता हत्यारे। और डिडम्बा मर गई। वार्तासुर ने दोनों की लाश समुद्र में बहा दी। कोई बात नहीं डिडम्बा, मर गई तो क्या हुआ, मैं उससे भी सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा उसी रात। हा, यह महल अब मेरा है। तभी, ओह बड़ी भूख लग रही है। समुद्र में मैं मछलियां पकड़कर ही थोड़ी भूख शांत करता हूँ। महल से निकलकर वार्तासुर समुद्र में पहुंचा। आ गई मछली पकड़ में। लेकिन उससे जैसे ही उसने अपने मुंह की ओर ले जाना चाहा, उफ, यह मेरे हाथ को क्यों हो गया? यह तो ऊपर ही नहीं उठ रहा है। ओह, डिडम्बा का दिया साफ सत्य निकला। इसका मतलब मुझे केवल दिन में ही अपना आहार मिल सकता है। और वार्तासुर ने मन ही मन निश्चय किया, अब मैं नीलकमल की आड़ में रात को अपने शिकार के लिए जाल फंसाया करूंगा और दिन में उसका भक्षण कर लिया करूंगा, क्योंकि वह महल
तिलिस्मी है, इसीलिए रात को उसमें वार्तासुर की उपस्थिति में कोई दुश्मन उसकी इच्छा के बिना वहां प्रवेश नहीं कर सकता। वो स्त्री और पुरुष मिलकर ही उसे कैसे मार सकते हैं ऋषिवर? सन्यासी योगानंद वीरपाल को बताने लगा। सब कुछ बताने के बाद, अब तुम आराम कर लो राजकुमार, क्योंकि रात के दूसरे पहर तुम्हें यहाँ से अपनी मंजिल के लिए प्रस्थान करना होगा। जो आज्ञा महाराज। रात के दूसरे पहर। ओह सेठ बंसीलाल अवश्य ही यह अपनी बेटी का मुझसे विवाह करने को राजी हो गया होगा, आने दो इसे। लेकिन जब वार्तासुर ने सेठ बंसीलाल को दूसरी ओर जाते देखा तो क्या सेठ अपनी बेटी को छुड़वाने आया है? वार्तासुर तुरंत उठ खड़ा हुआ। आप यहाँ क्यों आए हैं पिताजी? मैं तुम्हें उस दुष्ट राक्षस की कैद से छुड़वाने आया हूँ बेटी। तभी वहां पर वार्तासुर ने प्रवेश किया। हा 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 हा, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम इसे कैसे छुड़वा कर ले जा सकते हो सेठ। ओह वार्तासुर, ऐसे कहने के साथ बंसीलाल ने खंजर निकालकर वार्तासुर पर फेंक मारा। खटाक साएं, लेकिन सावधान वार्तासुर फौरन बैठ गया और हा, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे सेठ। ओह पिताजी, जल्दी से कोठी की ओर द्वार खोल दीजिए, कोठरी का द्वार खोल दीजिए, जल्दी से बाहर आ जाओ बेटी। तभी वार्तासुर खंजर लिए उनकी ओर बढ़ा। अब मैं बाप बेटी दोनों का ही वध करूंगा। मैं मोहवश मैं भूल गया था कि स्त्री ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। नहीं, लेकिन उसने पास पहुंचकर खंजर से जैसे ही उन पर प्रहार करना चाहा, आहें, उसे डिडम्बा का साप याद हो गया। यह देखकर सेठ बंसीलाल का खोया हुआ साहस पुनर्लौट आया और उसने अपना अद्भुत हथियार निकाल कर हाथ में ले लिया। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता दुष्ट राक्षस। मारो पिताजी इस दुष्ट को। नहीं, डिडम्बा के सांप के कारण दिन निकलने तक मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वार्तासुर पलटकर वहां से भागा और तभी बंसीलाल ने वह हथियार उस पर फेंक मारा। चलो बेटी, भाग चलो। साएं नहीं, खचाक वार्तासुर दरवाजे के बीच जा गिरा और उसके शरीर से खून की मोटी धार फूट पड़ी। ओह बचो पुष्पांगी हैं, लेकिन उससे पहले कि उन दोनों में से कोई संभल पाता, यह तो हमें तालाब में ले जाएगी पिताजी। उफ, खून की वह धार उन्हें बहती हुई नील कमल के तालाब की ओर ले चली। तभी ओह उसी क्षण लड़खड़ाता हुआ वार्तासुर तालाब की ओर बढ़ा, मगर जब तक यह दोनों नीलकमल के पास हैं वार्तासुर, तू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ओह हैं, पहले मैं अपनी पीठ में फंसा इस हथियार से छुटकारा पा लूं, बाद में तुम दोनों से निपटूंगा। यह नीलकमल लेकर ना निकल जाए, इसके लिए मुझे तिलिस्म जाल डालना होगा। वार्तासुर ने मंत्र बुदबुदाते हुए तालाब को शिकंजों के जाल से ढक दिया। अब तुम दोनों भाग नहीं सकोगे। अब क्या होगा पिताजी? नीलकमल के पास होते हुए यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेटी। फिर वार्तासुर महल के बाहर निकल पड़ा। उधर राजकुमार वीरपाल ने वार्तासुर को लड़खड़ाते हुए पेड़ की ओर जाते हुए देखा। ओह, यह लड़खड़ाता हुआ कहाँ जा रहा है? लेकिन मेरे लिए महल में दाखिल होने का यह उचित अवसर है। वह पेड़ के पीछे से निकला और यह रही सीढ़ियाँ, तेजी से सीढ़ियाँ उतरकर चला गया। उधर एक पेड़ के पास पहुंचकर वार्तासुर ने एक टहनी में अपनी पीठ में फंसा चक्र फंसाया तो अब मैं जाकर उन बाप बेटी को देखता हूँ। राजकुमार वीरपाल ने सेठ और उसकी बेटी पुष्पांगी को नीलकमल के पास कैद में देखा तो, ओ सेठ जी, आप स्वयं यहाँ कैसे आ फंसे? बेटी को मुक्त करवाने यहाँ आया था राजकुमार, आप जल्दी से इस पिंजड़े को हटाइए। राजकुमार वीरपाल को ध्यान आया। योगानंद जी ने कहा था कि मछली की आंख का निशाना बनाने से यह नीलमहल आज़ाद होगा। अगले ही क्षण वीरपाल ने धनुष पर बाण चढ़ाकर मछली की आंख का निशाना लेकर छोड़ दिया। सरखच
मछली की आंख में बाण लगते ही एकाएक पिंजड़ा वहां से गायब हो गया। धन्यवाद राजकुमार, आप सचमुच वीर पुरुष हैं। फिर राजकुमार ने हाथ बढ़ाकर दोनों को नीलकमल वाले तालाब से बाहर खींचा। ओह, अति सुंदर रूपवंती यह युवती वरण करने योग्य है। तभी वार्तासुर वहां आ पहुंचा। कहाँ छुपोगे चूहों, यह महल तिलिस्मी है। हम तुम्हारा वध करके इस नील महल को ले जाएंगे, जो इस महल का तिलिस्म स्वयं ही टूट जाएगा। ओह वार्तासुर, स्वयं को बचाना है तो महल के तिलिस्म में गायब हो जाओ। अगले क्षण वार्तासुर धूल की लकीर में बदल गया। वह कहाँ गया राजकुमार? यह तो बहुत बुरा हुआ। ओह, वीरपाल ने जब तक धनुष पर बाण चढ़ाया, वार्तासुर महल के तिलिस्म में गायब हो चुका था। योगानंद ने कहा था कि अपने बल शक्ति शत्रु को पाकर वार्तासुर अपनी तिलिस्मी शक्ति से प्रहार करेगा। तभी पुष्पांगी चिल्ला पड़ी, बचो राजकुमार, ओह इस तिलिस्म में फंस गए। तिलिस्मी भैंसे ने उन पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वीरपाल संभलता, भैंस ने उसे अपने सींग पर उठा लिया। नहीं, लेकिन वीरपाल किसी कुशल नट की भांति हवा में उछला और नीचे फर्श पर कूद गया। जैसे ही भैंस पलटा, खचाक खचाक खचाक, सर सर सर, बड़ा एक भारी विस्फोट की आवाज़ के साथ सब जैसे धुएं की चादर में ढक गए। उफ, यह धुआं है या अंधकार का साम्राज्य? कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जैसे ही धुआं छटा, आई यह गुफा कैसी? सब वार्तासुर की द्वारा रचा तिलिस्म है। चलो आओ, चलकर देखते हैं। नीलकमल और वह महल कहाँ गया? उधर से वहाँ प्रकाश कैसा आ रहा है? तीनों उधर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे दूसरी ओर बढ़े, ऐ सांप हैं। वीरपाल को तुरंत स्मरण हो गया योगानंद जी का वाक्य, सफ़ेद सांप को पकड़ने का अर्थ है सांपों का तिलिस्म खत्म। उधर मत जाओ राजकुमार, सांप बहुत खतरनाक है। और पकड़ लिया। अब हाथ से सरक कर सांप ऊपर की ओर उठने लगा। तभी उसके हाथ से निकलकर सांप ऊपर की ओर उड़ा और बिजली बनकर चमक के साथ गरज उठा, बड़क बड़ाक। ओह, अगले क्षण उन्हें स्वयं को घाटी में खड़ा पाया। यह घाटी, उफ, यह तिलिस्म कब खत्म होगा? बस अब इसके खत्म होने का समय आ गया है। लेकिन उनकी ओर बढ़ा आया एक विचित्र जानवर। उफ, ऐसा जानवर तो मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। यह वार्तासुर का अंतिम तिलिस्म है। राजकुमार धनुष पर बाण चढ़ाने लगा, लेकिन राजकुमार बचो, और जानवर ने वीरपाल को उठाकर दूर फेंक दिया। गिरते हुए वीरपाल की ओर द्रुत गति से जानवर फिर लपका। अचानक वीरपाल ने जल्दी से धनुष को कंधे पर धारण किया और जैसे ही उस जानवर ने दोबारा वीरपाल पर अपने सींग से प्रहार करना चाहा, वीरपाल ने उसके दोनों सींग पकड़कर उखाड़ डाले। वाह राजकुमार, उस जानवर के गिरते ही सब तिलिस्म टूट गया और वहां प्रकट हुआ वार्तासुर। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा वार्तासुर, इसका वध कर डालो राजकुमार। तब तक दिन निकल आया था। वार्तासुर आक्रामक मुद्रा में उनकी तरफ बढ़ा। सबसे पहले मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा, हा हा हा। नहीं, लेकिन इससे पहले कि वह पुष्पांगी के पास पहुंच पाता, सर खचाक, हा 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 हा, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। अगले पल उसका सिर फिर यथास्थान पर जा जुड़ा। तब राजकुमार ने म्यान से तलवार निकालकर पुष्पांगी को थमा दी। इस दुष्ट की गर्दन में मेरे बाण मारते ही इसके शरीर को तलवार से काट डालना पुष्पांगी। अच्छा राजकुमार। ओह, वार्तासुर तलवार छीनने के लिए पुष्पांगी की ओर लपका, लेकिन तभी सर खचाक, वार्तासुर का सिर के नीचे गिरते ही
तलवार से पुष्पांगी ने उसके टुकड़े कर डाले। अब तुम नीलकमल ला सकती हो पुष्पांगी। ओह राजकुमार, तुम कितने अच्छे हो। तलवार में पहुंचकर पुष्पांगी ने नीलकमल खींच लिया। कितना प्यारा है यह नीलकमल। पुष्पांगी के स्पर्श मात्र से नीलकमल का आकार छोटा हो गया और वह महल तथा वार्तासुर का शव गायब हो गया। और यह क्या, यह सब तिलिस्म था जो नीलकमल के अपने स्थान से हटते ही समाप्त हो गया। ओह, उनके तट पर पहुंचते ही सीढ़ियां भी गायब हो गई। राजकुमार आप चलिए, हम अभी नीलकमल की मदद से किसी का जीवन बचाना है। जैसी आपकी इच्छा। पुष्पांगी ने राजकुमार वीरपाल के दोनों हाथ थाम लिया। धन्यवाद राजकुमार, आपने हमारा जीवन बचाया है। ठीक है, आप इन हाथों को अब हमेशा के लिए थाम लीजिए। धन्यवाद अदा हो जाएगा। पुष्पांगी ने मुख सहमति दे दी। समरपुरी पहुंचकर नीलकमल की मदद से राजकुमार विजयसेन स्वस्थ हो गया। और तुमने मुझे जीवन दान दिया है, आज से तुम मेरी बहन हो। भैया वचन के मुताबिक समरसेन ने बंसीलाल के इनकार करने पर भी आधा राज्य उसे दे दिया। और एक दिन शुभ मुहूर्त में राजकुमार वीरपाल और पुष्पांगी प्रणय सूत्र में बंध गए। समाप्त। चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप उसे एंजॉय करते रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।